तो हेलो बच्चा लोग, कल हमने बात करी थी कूलॉम्स लॉ की। ठीक है, कल मतलब पिछली क्लास में हमने बात करी थी कूलॉम्स लॉ की। अच्छा, कूलॉम्स लॉ के बारे में मैंने आपको कुछ बेसिक जानकारी दी थी। ठीक है, परमिटिविटी के बारे में जानकारी दी थी, उसको मैं अभी स्टार्टिंग में समराइज कर दूंगा। आज की जो बात हमारी वो ये है कि कुछ चीज़ें उसमें छूट गई थी कूलॉम्स लॉ में, वो आज बात करूंगा। जैसे कि लिमिटेशंस, कूलॉम्स लॉ कहाँ पे लगाया जा सकता है, कहाँ पे लगाया नहीं जा सकता है, ये बातें थोड़ी बहुत कूलॉम्स लॉ के बारे में जानकारी। ठीक है, उसके बाद अगर आज टाइम रहा तो हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ तक जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो बात करते हैं, कल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कल जो मैंने बात करी थी, कूलॉम बाबा ने हमको एफ का फॉर्मूला दे दिया था कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आपको याद होगा, यहाँ पे Q1 Q2 चार्जेस का मैग्नीट्यूड था। के जो था उसको मैंने कूलॉम्बियन कांस्टेंट बोला था। क्या बोला था भाई? कूलॉम्बियन कांस्टेंट। के की वैल्यू हो रही थी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। याद है ना? ठीक है, नहीं याद है तो अभी देख लो यार, क्या ही जा रहा। ठीक है, के की वैल्यू ये 9 आती कहाँ से थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, जहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या थी? परमिटिविटी। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको कल बात करी थी। उसके बाद एक और बात करा था, एप्सिलॉन आर, जिसको मैंने एक नाम दिया था। क्या मैंने नहीं दिया था? रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को मैंने क्या बोला था? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आई बात? अच्छा, आज एक नई बात बता रहा हूं। अच्छा, एक बात मैंने आपको बताई थी कि कूलॉम लॉ जो फोर्सेस दो चार्जेस के बीच में लग रहा होता है एट ए टाइम, दो चार्जेस के लिए फोर्स की बात करता है, लेकिन ये फोर्स डिक्रीज हो जा रहा था जब दोनों चार्जेस के बीच में एयर के अलावा कोई अलग मीडियम आ रहा था, क्योंकि उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जा रहा था उस मीडियम का, जिसको हमने रिलेटिव परमिटिविटी बोला था। और कल हमने बात करी थी कि वो किस तरीके से फोर्स क्या हो जा रहा था, डिक्रीज हो जा रहा था और क्यों हो जा रहा था। एक छोटी सी बात और करूंगा, 9 इंटू 10⁹ आया कैसे? इसकी वैल्यू एक्चुअली में अगर मैं उसके टर्म में लिखूं, लाइट की स्पीड के टर्म में, तो ये होता है न्यूटन सेकेंड स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा बाबू, यहाँ पे ये कूलॉम्ब है, यूनिट की बात कर रहा हूं। यहां पे ये क्या है? लाइट की स्पीड है, आपको पता है। ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये जो 9 इंटू 10⁹ आया है ना, ठीक है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, वो इस तरीके से आया है। आप यहाँ पे लाइट की स्पीड पुट कर दो, ये पूरी वैल्यू कुछ 8.99 समथिंग, 8.99 इंटू 10⁹ आ जाती है। तो बस ये मैंने आज के की वैल्यू किसके टर्म में दे दी है आपको? लाइट के स्पीड के टर्म में। ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो क्या क्या हो गया भाई? कूलॉम लॉ हो गया है, के की वैल्यू समझ में आ गई है, एप्सिलॉन की वैल्यू कल मैंने बताई थी, एक बार और बता दे रहा हूं, 8.85 इंटू 10⁻, क्या था भाई? -12। क्या था? कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कल मैंने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था? नहीं निकाला था, चलो आज निकाल लेते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है जी? मैं आगे चल रहा हूं, आगे ध्यान देना। ठीक है, आप एक बात करते हैं, बोर्ड के लिहाजन ये क्वेश्चन ऐसा है, बहुत बढ़िया है। क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का भी और के का भी। ठीक है, तो मैं पहले के का ही देख लेता हूं डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, के होगा क्या? ध्यान से सुनो बेटा, के का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा होगा। सबसे बेसिक दिमाग ये लगाइए, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो उसका आप पहले फॉर्मूला ही लिख दीजिए। ठीक है, तो के का डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे को निकालना, पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा, तो मैं कूलॉम्स लॉ लिख देता हूं, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से के आ जाएगा तुम्हारा एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। इतना तो दिमाग में होगा ही होगा। ठीक है, अब हमको बारी बारी से सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के, इस पूरे को क्या पढ़ोगे? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के। क्या पढ़ोगे लल्ला? डायमेंशनल फॉर्मूला
ऑफ के, इसको पढ़ते ही है, तरीका है लिखने का। ये निकालना है तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स रखना पड़ेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आर क्यूब रखना पड़ेगा और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ Q1 Q2 रखना पड़ेगा अलग अलग। बट बिफोर डूइंग दैट आप अलग से देख लो कि चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए पहले जिसका भी लिखना होता है उसको अब हमको Q का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। आपको पता है I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T, करंट का फॉर्मूला, ठीक है, क्लास 10th का है, ठीक है। आप यहां से जानते हो, यहां से Q क्या हो जाएगा, I/T, और यहां से Q का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हमको लिखना रहे तो वो हम लिख सकते हैं क्या, I को बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है ये, ठीक है, लिख देंगे A, और T क्या टाइम है, इसको क्या लिख देंगे, AT। तो Q क्या है, AT ही है। अब आते हैं K का डायमेंशनल फॉर्मूला यहां से लिखने। K का आ जाएगा तो ठीक पलट देना, हमारा किसका आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का आ जाएगा, ठीक है भाई साहब। चलो देखते हैं, यहां से F का होता है, आपको अगर पता होगा, mLT पे -2। कैसे होता है ये भी बता दूं, फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सीलरेशन, मास का होता है m, एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, लिख सकते हैं, बोलो, मास का m ही रहने दो भाई साहब, वेलोसिटी को लिख सकते हैं हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और नीचे एक टाइम ऑलरेडी था तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब यहां से लिख दें मास का m, ठीक है, ऊपर ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है भाई, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है L, और यहाँ पे टाइम का क्या हो जाएगा T स्क्वायर, ठीक है। ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा, mLT पे -2, तो इस वजह से मैंने इसको क्या लिखा है, mLT पे -2, ठीक है। R क्या है तो ये डिस्टेंस ही, एक लेंथ ही है, और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे 11th में पढ़ा हमने, क्या होता है L स्क्वायर। नीचे चार्ज का भी निकाल के दिखाया आपको मैंने, 80, इसका भी क्या होगा 80, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर, जो कैंसिल आउट होने वाला रहे, कैंसिल आउट कर दो, मुझे नहीं लग रहा कुछ होने वाला है यहाँ पे, तो सबको इकट्ठा करके लिखते हैं एक में, M अकेला है, L यहां पर एक है, एक दो पावर यहां पे है, तो mL क्यूब, T पे -2 यहां पे है, ये 2 ऊपर जाके -2 बनेगा, इसका मतलब T की पावर -4, और A ऊपर जाके क्या बनेगा, A की पावर -2। एक इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा K का, नोट कर लो जल्दी से इसको। हो गया भाई साहब, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। अब हमको किसका लिखना है, एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। तो K क्या होता है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर अब एप्सिलॉन नॉट का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला लिखो, ठीक है। अब इसका इतना ही आपको पता होगा, तो यहां से आप कह सकते हो क्या, ध्यान से सुनिएगा, यहां से आप कह सकते हो 1/K = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से एप्सिलॉन नॉट निकल के आ जाएगा 1/4 पाई K, ठीक है। अब जितने इसमें वैल्यूज हैं सबका हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं, जैसे कि हमने किसका निकाला था, mL³ T पे -4 A पे -2 mL³ T पे -4 A पे -2, तो इसका निकाला था mL³ T पे -4 A पे -2, ये निकाल के रखा था, एक बार चेक कर लेते भाई साहब, गलती ना हो जाए, ठीक है। mL³ T पे -4 A पे -2, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात। यहां से हमने उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था। एक चीज ध्यान देना, जितनी वैल्यूज हैं सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होवे है, ठीक है। तो 1 का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा नहीं, 4 भी एक कांस्टेंट है, नहीं होगा, पाई का भी नहीं होगा, ये सब आप जानते हो, ठीक है। एट ए टाइम अब जाओगे 11th का ढूंढने, उससे अच्छा मैं आपको यही थोड़ा सा बता दे रहा हूं। अब डायमेंशनल फॉर्मूला K का ही केवल नीचे रखना, और K का क्या निकाला था हमने, ये निकाला था mL³ T पे -4 A पे -2, तो अब पलट जाना है, और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका m पे -1, ऊपर जाएगा तो -1, L ऊपर जाएगा तो -3, T ऊपर जाएगा तो T⁴, A जाएगा तो A की पावर 2, ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। बोर्ड के लिए आजन है, कभी कभी पूछ देता है क्या, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ K, कोलंबियन कांस्टेंट एंड एप्सिलॉन, ठीक है, या परमिटिविटी। समझ में आ गई इतनी बात आपको, ठीक है। यहां से आपका डायमेंशनल फॉर्मूला भी कवर हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, जिसको ये छूट रहा होगा भाई पीछे करके थोड़ा देख लेना, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे को नहीं ना पता चल पाएगा कि आप कब नोट कर रहे हो कब नहीं नोट कर रहे हो। अब हमको क्या पढ़ना है, ठीक है,
लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ की क्या क्या लिमिटेशन है, ठीक है। तो पहली बात ध्यान से सुनिएगा, कूलॉम्स लॉ एक एक बताऊंगा, उसको समझाऊंगा, फिर आगे ही बढ़ूंगा, ठीक है। तो इसको पहली बात, ये इट इज बोल दो भाई, थोड़ा सा ग्रामर सही कर लें। इट इज ऑलवेज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। ध्यान से सुनिएगा, कूलॉम्स लॉ का जो फॉर्मूला था Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर या 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये केवल और केवल आप वहीं पे लगाना जब दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से क्या कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो। समझ में आ रही बात। अब पॉइंट का मतलब क्या होता है? पॉइंट का मतलब ये होता है कि मान लो दो स्फीयर्स हैं, थोड़े बड़े ही सही, लेकिन अगर उनके बीच की डिस्टेंस काफी ज्यादा हो गई ना, तो उनके बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में हम उन स्फीयर्स को पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। समझ आ रही बात। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जब बाबा कूलॉम ने ये डेरिवेशन किया था, ये फोर्स का डेरिवेशन किया था, तो उन्होंने ये पूरा डेरिवेशन किया था विद द हेल्प ऑफ टू स्फीयर्स, टॉर्जन बैलेंस के एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं पॉइंट की डेफिनेशन क्या, कि पॉइंट का डेफिनेशन ये नहीं कि चार्जेस ऐसे ऐसे ही रहेंगे तभी आप लगा पाओगे, अगर थोड़े बड़े भी हैं, ठीक है, लेकिन इनकी बीच की जो डिस्टेंस है r, ठीक है, ये इनकी रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तब भी वी कैन ट्रीट देम एज पॉइंट। समझ में आ रही बात, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? तो कूलॉम्स लॉ केवल कहां वैलिड होगा? पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड होगा, नॉट फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस। अब एक्सटेंडेड चार्जेस मतलब क्या, ध्यान से सुनो, ये मैं आगे हालांकि आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक एक करके समझाऊंगा। मान लो एक ये रॉड है, ये कंडक्टिंग रॉड है, ठीक है, मान लो इसके ऊपर आपने क्या कर दिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ में आ रही बात। अगर अब देखो यहां पे ये रॉड को आप पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट नहीं करोगे, ठीक है, ये कैसा चार्ज में माना जाएगा? आपका एक्सटेंडेड चार्ज में माना जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए और यहां पे मान लो एक पॉइंट चार्ज है Q, तो ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, इसको इसके ऊपर फोर्स लगाना चाहिए और ये लगाएगा भी, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, और अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसको रिपल करेगा। फोर्स लग रहा है बिल्कुल, और हम कैलकुलेट भी कर पाएंगे जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेंगे तो, ठीक है। बट सीधा सीधा आप इन दोनों के बीच में, लाइक सपोज करो इस पर ऊपर चार्ज क्या है, Q है, आपसे मैंने कहा दोनों के बीच का फोर्स बताओ, मान लो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, R है, तो फोर्स का फॉर्मूला आप K या 1/4πε0 Q स्मॉल q अपॉन बीच की डिस्टेंस r स्क्वायर नहीं लिखोगे, ये क्या हो जाएगा, गलत। एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए फॉर्मूला आप लगा नहीं सकते हो। हाँ, अगर ऐसे हैं दो चार्ज, ठीक है, किन्हीं डिस्टेंस पे हैं r पे, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इन पे आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो कूलॉम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस, ठीक है। समझ में आ रही बात। वो भी ये मोशन में है कि नहीं है, इसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये पहला हो गया क्या, इट इज ऑलवेज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। दूसरा, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। ये क्या बात हुई, ऐसे पूछ देता है, डिफाइन सेंट्रल फोर्स, ठीक है, या ये बोल देगा कि भैया आप ये बताइए कि कूलॉम लॉ का जो फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स उसको क्यों कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर दो स्फीयर है तो ये जो R होता है ना, ये पहली बात तो इनके सेंटर से सेंटर तक की दूरी ली जाती है। मींस क्लियर कर लो, R इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। समझ में आ रही बात, दोनों के सेंटर्स के बीच की क्या होती है, डिस्टेंस होती है। अगली बात, इसको सेंट्रल फोर्स क्यों कहा जाता है, ध्यान से सुनना। अगर मान लो बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी कैसा है,
पॉजिटिव चार्ज है। तो हमको पहले से पता है कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है, अब रिपल्सन का तरीका सुनना। मान लो ये इसको रिपल कर रहा है, तो हो सकता है, ध्यान से, दिमाग में ये आता है, इसको भी तो रिपल्सन ही बोलेंगे कि ये बाद में इसको इधर भेज दे। ठीक है, इसको भी तो रिपल्सन बोलेंगे, इधर भेज दे। समझ में आई बात? मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं कहता हूं ये इसको रिपल कर रहा है भाई साहब, तो ये इसको जब रिपल करेगा तो अपने से दूर भेजेगा। अच्छा, अपने से जब दूर भेजेगा तो इस पाथ पे भी भेजना हमको फील होता है कि रिपल्सन है, इस पाथ पे भी भेजना एक तरीके से किस में आ जाएगा, रिपल्सन में आएगा। समझ में आई बात? बट आप लोगों को मेक श्योर करना है क्या, एक चीज दिमाग में हमेशा बिठा के रखना है कि जब भी एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या तो रिपल करेगा, तो वो उस लाइन के अलोंग ही करेगा जो लाइन इन दोनों के सेंटर्स को क्या कर रही होगी, मिला रही होगी। समझ में आ रही बात? क्योंकि ये लाइन दोनों के सेंटर को मिला रही है, और अगर ये रिपल करेगा तो इस लाइन के अलोंग ही रिपल करेगा, मतलब जब ये रिपल करेगा तो ये इधर जा सकता है, लेकिन जाएगा इसी लाइन के अलोंग ही। सेम टाइम पे ये भी तो इसको रिपल कर रहा होगा, तो ये जब इसको रिपल करेगा तो हमेशा इस लाइन के अलोंग ही क्या होगा, रिपल करेगा। ऐसे से जाएगा, ये यहाँ है, रिपल्सन हुआ, थोड़ा यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, लेकिन जब भी जाएगा इस लाइन के अलोंग ही जाएगा। अगर अट्रैक्शन हो रहा होगा, जैसे इसको बात कर लूं मैं, ये मान लो प्लस है, ये क्या है, माइनस है, नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन ऐसा होगा, ये है, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ये भी इसी तरीके से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, जाएंगे तो इसी लाइन पे ये लोग। समझ में आई बात? ठीक है, अब क्योंकि सेंटर से मिलाने वाली लाइन पे ही अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है, इस वजह से हम इस फोर्स को सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इतना लिख दोगे बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है भाई साहब, दो बातें बता दी आपको मैंने, क्या 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 भाई? एक हो गया इट ऑलवेज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली, नॉट फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस। दूसरा क्या है, कूलॉम लॉ, एक सेंट्रल। तीसरा क्या होगा, सॉरी, ठीक है, तीसरा क्या होगा भाई साहब? तीसरा यहां से देखना है, दो बातें हो गई हमारी, एक तो हो गया तुम्हारा पॉइंट चार्ज पे वैलिड है, एक हो गया सेंट्रल फोर्स। तीसरा, इट इज नॉट वैलिड फॉर डिस्टेंसेस लेस देन 10 to the power -15 मीटर, मतलब न्यूक्लियर लेवल पे ये वैलिड नहीं है। आपको जहां तक पता होगा, ठीक है, जो न्यूक्लियर लेवल पे ये डिस्टेंस जो है, ये जो रेडियस, ये जो डिस्टेंस है आपकी ना, ये जाती होगी कुछ न्यूक्लियर लेवल पे, तो उस लेवल पे कूलॉम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी। चौथा पॉइंट, डिस्टेंस इससे ज्यादा ही रहे भाई तो वैलिड है, इससे कम होगा तो वैलिड नहीं होगा। अगला पॉइंट, ठीक है, ये क्या क्या हो गया मेरा, ठीक है, नॉट वैलिड फॉर डिस्टेंसेस लेस देन 15 मीटर। मैं ब्लैंक सा हो गया हूं, तो जो सोचने दो मेरे को। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सेंटर फोर्स नॉट वैलिड फॉर डिस्टेंसेस लेस देन 10 to the power -15 मीटर। अगली बात, ठीक है, इट फॉलोज प्रिंसिपल, पीएलई वाला, ऑफ सुपर पोजिशन। ठीक है, आता है ये? ठीक है, जो कूलॉम्स लॉ है वो फॉलो करेगा लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। क्या मतलब है इसका, ध्यान से सुनना। मान लो एक चार्ज था आपका Q1, इससे R डिस्टेंस पे एक चार्ज था आपका Q2। ठीक है, अब क्या हुआ, ये दोनों अगर सेम नेचर के थे, सपोज कर लेते हैं दोनों कैसे थे, सेम नेचर के, तो ये उसको रिपल कर रहा होगा और वो इसको रिपल कर रहा होगा। समझ में आ रही बात? इसी लाइन के अलोंग ही रिपल कर रहे होंगे। अचानक से मान लो इनके बीच का फोर्स था Fe, ठीक है, Fe1 बोल देता हूं। ठीक है, अब क्या हुआ, अचानक से यहां पे एक तीसरा चार्ज आ गया Q3। ठीक है, अब यहां पे तीसरा चार्ज जब Q3 आया, ध्यान से सुनिएगा, तो अब हो क्या रहा होगा, और मान लो ये तुम्हारा है नेगेटिव। समझ आई बात? तो अगर इनके बीच का फोर्स कौन है,
Fe1 है तो Q3 की वजह से, Q3 के प्रेजेंस की वजह से Fe1 में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर Fe1 10 न्यूटन का है तो Fe1 अभी भी तीसरे के प्रेजेंस में भी क्या होगा, 10 न्यूटन का ही होगा। उनके आने से दोनों चार्जेस के बीच के इंटरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कह रहे हैं, इन केस अगर आपको कह दिया कि Q2 पे नेट फोर्स निकालो, Q2 पे क्या निकालो, नेट फोर्स निकालो, क्या ये भी Q1 पे फोर्स लगा रहा होगा, ये भी Q1 पे क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। तो ओवरऑल अगर मैं Q2 पे कंसंट्रेट कर रहा हूं तो Q2 को मारने वाले दो जना, Q2 पे फोर्स लगाने वाले दो जना, एक Q1 एक कौन, Q3। ठीक है, तो अब अगर Fnet आप निकालना चाहते हो किस पे, Q2 पे, तो आपको दोनों की वजह से पहले फोर्स निकालना पड़ेगा, यानी F ड्यू टू Q3 वेक्टर फॉर्म में प्लस F ड्यू टू Q1। समझ में आई बात? तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि Fnet ऑन Q2 जो नेट फोर्स होगा वो इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा होगा प्लस इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा होगा, दोनों के सम के बराबर होगा। लेकिन एक बात ध्यान देना, सम कर रहे हैं बट फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो भी हम सम करेंगे वो वेक्टर के लॉज को दिमाग में रख के ही करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया क्या, इतना समझ में आया? मैं इसको जरा समराइज कर दूं और एक और एग्जांपल ले लेता हूं, इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग स्टॉप करके। ध्यान से सुनो, हाँ ठीक है, ध्यान से सुनो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। एक छोटा सा एग्जांपल यहां ले रहा हूं, ध्यान देना। मान लो एक ट्रायंगल है, यहां पे एक चार्ज है Q3, यहां पे एक Q1 है, यहां पे कौन है, Q2 है। समझ में? न्यूमेरिकल में मैं इस पे क्वेश्चन लगवाऊंगा, एक आपके पूरा लेक्चर में ऐसा करूंगा जिसमें न्यूमेरिकल्स ही होंगे केवल और केवल, क्योंकि मैंने ये देखा है बच्चे बेचारे वो 1 घंटे का लेक्चर होता है या जितने भी ज्यादा टाइम का लेक्चर होता है तो उस आलस में वो लेक्चर देखने नहीं जाते हैं कि वो लेक्चर बहुत बड़ा है, मेरा इतना टाइम जाने वाला है या जो भी है। ठीक है, तो मैंने कोशिश ये करी है कि मैं छोटा छोटा करके टॉपिक्स को, थियोरेटिकल टॉपिक्स एक पूरे लेक्चर में कवर करूंगा। जिनको केवल थियरी चाहिए वो उस लेक्चर को देख के भी कवर कर लेंगे, जिनको न्यूमेरिकल चाहिए होगा वो आगे लेवल पे जाके देख लेंगे, अगली वीडियोस में देख लेंगे। समझ में आ रही बात? तो अब अगर Q3 पे फोर्स हुआ तो इसके द्वारा फोर्स निकालेंगे, पहले उस पे वेक्टर के साथ डायरेक्शन देख लेंगे, Q2 की वजह से निकालेंगे और दोनों का क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। तो जो Fnet होगा वो भी वेक्टर होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस डॉट 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 जितने भी होंगे। ये क्या है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और क्या करता है भाई साहब, आपका जो कूलॉम लॉ है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। साथ के साथ इसी में एक रूल और बता गया हूं, दिमाग से मत हटे आपके। अगर दो लोग आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे तीसरे के आने से उनके इंटरेक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लाइफ में ऐसा होता है लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रही बात? जब भी दो नेचर नहीं फॉलो करती भाई इस चीज को। ठीक है भाई साहब, आगे चले। छोटा करो, क्या पता छोटा हो जाए, छोटा हो जाए भाई। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है। अगला 5वीं बात, ठीक है, जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहे होंगे, फोर्सेस in Coulomb's law are action रिएक्शन पेयर। ये कैसे हैं भाई? आपके एक्शन रिएक्शन पेयर है। क्या है समझाता हूं, ध्यान से सुनो। फिर Q1 ले रहा भाई, बोर मत हो जाइयो। फिर Q2 ले रहा, बीच का डिस्टेंस आ रहा है। मान ले क्या है भाई साहब, ध्यान से सुनना। ये मान ले फिर प्लस है, ये मान ले क्या है, माइनस है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये उसको अट्रैक्ट करेगा, एट द सेम टाइम वो भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जरा देखना जरा। अच्छा, एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो एक्शन रिएक्शन के पेयर के बारे में आपको क्लास 11th में, आपको क्लास 11th के लॉज ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन जो है, थर्ड जो रूल है, एवरी एक्शन फॉलोज
इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वहां पे आपने पढ़ा था। तो इक्वल है एक्शन रिएक्शन पेयर, और उन फोर्सेस को हम क्या कहते थे, एक्शन, और दूसरे वाले को क्या कहते थे, रिएक्शन। दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते थे, लेकिन डायरेक्शन क्या होता था, अपोजिट। सेम वही चीज यहां पे भी है। क्या कहना चाह रहा हूं, मान लो मैं इसके द्वारा इस पे फोर्स लगा रहा हूं, और सपोज करो ये कहां रखे हुए हैं दोनों, एयर पे। तो मैं जरा फोर्स निकाल रहा हूं, फोर्स अगर मैं ऐसे लिखता हूं F12, मैं वेक्टर फॉर्म में भी इसका यूज करूंगा F12, तो इसकी मीनिंग है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। समझ आई बात? जरा मैं कैलकुलेट करूं इसको, तो हो जाएगा ये K या 1/4πε0, एयर में ही रखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई बीच की डिस्टेंस क्या है, r²। क्लियर है? अच्छा, F12 फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो ये तो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा ना, वो तो इधर लग रहा होगा, ये होगा आपका F21। समझ में आई बात? ठीक है। एट द सेम टाइम जरा ये निकालते हैं, थोड़ा और छोटा करें अगर पॉसिबल है तो भाई साहब। हाँ ठीक है, दिख रहा होगा? अच्छा भाई ठीक है, साथ के साथ जरा निकालते हैं, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। वेल क्या होगा, इसको पढ़ते क्या है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। जरा वैल्यू निकालो, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस क्या होगी अभी भी, लेकिन इसका डायरेक्शन जरा देखो, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ये अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो दोनों जो फोर्स हैं वो मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन देखो अपोजिट है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं फोर्स वेक्टर ऑन वन ड्यू टू टू इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। नेगेटिव साइन क्या बता रहा भाई साहब, कि दोनों फोर्सेस इक्वल साइन बता रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट माइनस साइन बता रहा है कि मैग्नीट्यूड इक्वल होने के बावजूद भी ये दोनों क्या है, डायरेक्शन इनका क्या है, अपोजिट है। और ऐसा ही एक्शन रिएक्शन पेयर्स में होता है। तो ये क्या हो गया, आपके जो दोनों फोर्स हैं, जो इंटरेक्शन के दौरान जो फोर्स लग रहे हैं, वो क्या है भाई साहब, एक्शन रिएक्शन पेयर्स है। समझ में आई बात? ठीक है। अगली बात, छठवीं बात, भाई साहब ध्यान से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और इसमें मैं थोड़ी बातें और आपको बता दूंगा यहीं पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, क्लास 11th वर्क पावर और एनर्जी में आपने पढ़ा होगा। ऐसे फोर्स जिनके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, उनको हम उनको हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे आपका ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। जैसे आपका इलास्टिक फोर्स, ये भी क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। जैसे आपका स्प्रिंग फोर्स, ये भी क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। समझ में आ रही बात? तो ये फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। और भी डिटेल्स हैं, लेकिन वो मैं तभी बताऊं तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। समझ में आ रही बात? ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो उसी तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी कैसा है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या खास बात है, बस इतना जान के रखो, जब जब कंजर्वेटिव फोर्स कोई रहेगा तो उसके टर्म में पोटेंशियल नाम का टर्म जरूर आएगा। जैसे आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी पढ़ा होगा, आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ी होगी। मैंने जैसा बताया, ये कैसा फोर्स है आपका, कंजर्वेटिव है। और पोटेंशियल एनर्जी नाम का जो टर्म है वो आता ही है कंजर्वेटिव फोर्सेस के टर्म में। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा होगा आपने, इलास्टिक पोटेंशियल भी पढ़ा होगा, इलास्टिसिटी क्लास 11th सेकेंड बुक जो एनसीईआरटी की हुई होगी पार्ट 2 उसमें पढ़ा होगा। स्प्रिंग फोर्स या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी आपने पढ़ा होगा। आगे जाके इस चैप्टर में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस चैप्टर में आगे मैं आपको बताता हुआ नजर आऊंगा। समझ में आई बात? ठीक है। यहां से क्या हो गया, ये कैसे फोर्सेस हैं आपके,
कंजर्वेटिव फोर्स है। थोड़ा सा 2 बातें और करूंगा मैं इसके बारे में, उसके बाद ये क्लास रैप अप करूंगा। थोड़ा छोटा रहे लेकिन आपको जानकारी पूरी मिल जाए, ठीक है। अगला क्या है, न्यूटन्स लॉ, अरे ग्रेविटेशन लॉ से। तो ग्रेविटेशन लॉ से इसकी सिमिलरिटी है, बोथ जो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। भाई साहब दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ, 1/r², वहां पे भी आता था gm1m2/r² में। लास्ट बात, दोनों क्या करते भाई, ठीक है। और एक बड़ी छोटी सी बात है, क्या, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, ये क्या होता है, इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। एक बात और याद आ गई, यहीं से बता देता हूं। क्या क्या याद आई थी भाई साहब, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया, ठीक है। हाँ, बस एक कमी ये है कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इन नेचर। समझ आ गई बात। यहां पे आज की बात रैप अप करूंगा, इतनी बातें आप रिवाइज कर लेना। कल बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।